दोस्तों आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे थे, चाहे वो किसी एक पार्टिकल का हो, चाहे एक बॉडी हो जिस पे यूनिफॉर्मली मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो आप उसी की स्टडी कर रहे हैं। जब क्वेश्चंस लेंगे तो डिफरेंट कंडीशंस को भी सामने लेंगे। पहले एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हम लोग सीख लें। तो दोस्तों आपने देखा था किसी पार्टिकल का लिया था, नंबर ऑफ पार्टिकल लिया था, उसके बाद आपने रॉड का देखा, उसके बाद आपने तमाम केस देखे रेक्टेंगुलर लेमिना के, फिर आप स्क्वायर में आए थे। स्क्वायर में भी आपने देख लिया था, अगर हम बनाए एक छोटा सा स्क्वायर आपके सामने बनाए तो आपने देखा था कि इस एक्सिस के क्रॉस देखा था, एम आई राइट। आपने इस एक्सिस के क्रॉस देख लिया था, आपने इस एक्सिस के क्रॉस देख लिया था। आज दो एक्सिस बचती हैं, कौन कौन सी? अबाउट वन एंड, कि अगर हम इस एक्सिस के क्रॉस इसको रोटेट कराएं तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस स्क्वायर लेमिना का। या हम कहें आपसे कि यार इस एक्सिस के क्रॉस इसको रोटेट कराइए, ये भी अबाउट वन एंड है, तो क्या होगा? तो आप कहते हैं कि सर एक चीज़ समझ में आ रही है आपके पढ़ाने से कि हमको ये देखना है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, क्योंकि आप जानते हैं डीएम साहब, यानी मास मिल जाए उस एलिमेंट का और एक्सिस से दूरी मिल जाए, उसका स्क्वायर कर दे, काम बन जाएगा। अगर ज़्यादा होगा तो क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट इंटीग्रेशन की अगर आपको आती है तो आप इस सबसे कठिन टॉपिक को बड़े आराम से सीख सकते हैं। हालांकि आप देख रहे हैं ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है, फिर भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए स्क्वायर है, यहाँ से ले लीजिए, ठीक, बेहतर हम यही दिखाएंगे। तो अगर इसको हम स्क्वायर मान लें, हालांकि ये स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल है, तो अबाउट दिस एंड, इस एंड के क्रॉस निकालना है तो कौन सा मास घूम रहा है? ये पूरा मास जो है वो आपका रोटेट कर रहा है। आइए पहले इसका निकालते हैं और उसी फर्स्ट प्रिंसिपल पे, और उसके बाद जो है आप कहेंगे कि सर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेंगे इस सूरत हाल में, तो आप कहेंगे ये घूम रहा है। बस आपको देखना है कि कौन सा पोर्शन ऑफ मास रोटेट कर रहा है, उसको आपने पकड़ लिया, काम बन गया। तो आइए चलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। किसका निकालते हैं? यूनिफॉर्म स्क्वायर लेमिना का। तो हेडिंग डाल दें, दिख रहा है बेटा यहाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of thin uniform square lamina। थोड़ा सा कट रहा होगा, नहीं आ गया, ठीक। किस एक्सिस के अक्रॉस निकालेंगे आप? आपने कहा कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी वो एक एंड से पास हो रही होगी और इन प्लेन होगी, यानी उसी प्लेन में होगी। जैसे ये हमारा है ना, ये एक प्लेन है, तो आपने कहा पासिंग थ्रू, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू वन एंड, पासिंग थ्रू वन एंड एंड इन प्लेन। दो ही चीज हो सकती है, या तो इन प्लेन होगी या परपेंडिकुलर प्लेन होगी। जिस जगह से पास हो रही है उसका बस आप ध्यान दे लीजिए, आपका काम बन गया। बहुत आसान टॉपिक है, क्यों परेशान होते हो बेटा, हम हैं। तो आपने एक स्क्वायर ले लिया, ठीक। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा? लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर है, ठीक। वेरी सिमिलर टू रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर लेमिना, जैसा कि आपने पीछे के लेक्चर्स में देखा। दोस्तों ये लेक्चर नंबर 7 है, गुजारिश है कि 1 से 6 तक देख लीजिएगा। तो ये आपका हो गया एंड वन एंड, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। इस रोटेशन के क्रॉस हम लोग घुमाएंगे, इसको एंड कर लेते हैं कि साहब ये है एक एंड पे। तो क्या करें? कुछ ना करें, एक छोटा सा नन्हा सा स्ट्रिप को आप कंसीडर कर लें, और आप जानते हैं क्या है, अगर इस लेमिना की स्लाइसिंग करें, काटें इसको, तो क्या होगा? ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप से मिलके बना होगा। एक स्ट्रिप का अगर हम लोग निकाल ले गए तो बाकी तो जोड़ना तो आता ही है। क्या कर देंगे? इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो आपने कहा कि हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स दूरी पे एक छोटी सी स्ट्रिप एक्स ले ली, क्योंकि ये भाग रहा था, ये एक्स आपने माना था, तो क्या हो गया? तो छोटी सी स्ट्रिप डी एक्स हो गई। अलग अलग दो वेरिएबल ना ले लीजिएगा। आपको क्या चाहिए? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसका मास चाहिए, जिसको आप कह देते साहब स्मॉल मास है, इसको हम डीएम कहते हैं, राइट।
और यहाँ से दूरी वो आपको मिली हुई है। तो आपने कहा डीएम साहब कितना है, कहने लगे सर हमने माना था, इतने लेक्चर पढ़ते चले आ रहे हैं कि मास ऑफ द दिस स्क्वायर लेमिना इज m। और मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो देखो मास किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पे, है राइट। तो एरिया कितना होता है स्क्वायर का, L इंटू एल। ठीक, तो ये क्या हो गया, मास पर यूनिट एरिया हो गया। आपको किसका मास चाहिए था, इसका मास था, इसी को आप डीएम माने, तो इसके मास के लिए इसका एरिया चाहिए होगा, क्योंकि मास पर यूनिट एरिया ये आ गया। मैंने आपको समझाया अगर मास पर यूनिट एरिया 10 है, ठीक है, और 1 मीटर पर स्क्वायर का है मास पर यूनिट एरिया, और आपको 3 मीटर स्क्वायर का चाहिए, तो आप क्या कर लेंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो 3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया से गुणा कर लेंगे। इसका एरिया कितना है, लंबाई कितनी है, देखो बेटा इसकी लंबाई L है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, dx है। देखो बहुत छोटी सी स्टेप है, आ गया, वेरी गुड। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि सर जो हमारे डीएम साहब हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आप तो जानते ही हैं। ठीक, m/l इंटू dx हो गया। बस इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो छोटा एलिमेंट है तो छोटा ही तो निकलेगा। तो आपने कहा है अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनका निकालना है तो बहुत आसान है, इनका मास चाहिए। इस एलिमेंट का निकाल लो, किसके, अबाउट दिस एक्सिस। तो आपने कहा इनका मास dm है। दूरी बेटा कितनी है, बेटा x है, तो आपने कहा इतना ही होता है। आपने कहा इतने बड़े सिस्टम का एक छोटा सा ले रहे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा ही सा होगा। और सोती सर ने क्या है, थोड़ा है, ज़्यादा की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो आपने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, यानी कि अगर मैथमेटिकल भाषा में बात करें तो इंटीग्रेट कर दिया। दूसरी बात क्या कही थी सोती सर ने, इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आएगा, लिमिट का। अगर आपको लिमिट निकालनी आती है तो काम आपका बन जाएगा। लिमिट निकालनी आती है, यहाँ पे आप x की रखेंगे, x क्या वेरी कर रहा है, ये कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, अगर इसको आप 0 माने तो यहाँ तक जाते जाते लेंथ L हो गई। तो आपने कहा हम 0 से चालू हुए थे और L तक गए थे। कहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, कहीं जब यहीं पे थे तो सारा मास यहीं था तो 0 ही था, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारा I एंड के बराबर आ जाएगा। बस राजा बनारस, काम खत्म। ये हो गया आपका I 0, I एंड लिमिट रख दी। डीएम साहब क्या है, m/l dx है, और साथ में x स्क्वायर रखना ना भूलिएगा। बस देखिए m भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, स्क्वायर लेमिना की कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है, बाहर आ जाएगा। तो ऐसे सूरत हाल में केवल x स्क्वायर बचेगा, जिसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे। और सब बच्चे जानते हैं ये n+1/n+1 या लिमिट हो गई। अरे भाई मेरे x की पावर n dx को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलता है, n+1/n+1 मिलता है, नहीं मिलता है। बस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, वैल्यू रख दीजिए। एक बार x की वैल्यू इतनी माइनस x की वैल्यू इतनी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाती है, पावर से कोई मतलब नहीं, जो पावर है वो बेटा वही रहेगी। तो आपका काम हो गया m/3l इंटू l3, काट दीजिए तो क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा। बस यहाँ देखिए, एक बार इसकी अपर लिमिट रख दीजिए, एक बार I की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो ये क्या हो गया, I एंड, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1 एंड। आ रहा है बेटा, हाँ आ रहा है। तो आप कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1 एंड इज इक्वल टू ml²/3। ठीक, तो दोस्तों देखिए कितना आसान है। बट डीएम साहब मिल जाए, उनकी दूरी मिल जाए, काम बन जाए। अब एक एक्सिस और बची है, उसके क्रॉस कर ले। वो कौन सी एक्सिस बची है, अगर हम इस एक्सिस के क्रॉस रोटेट कराते तो क्या होता। तो आइए जल्दी से यही काम करते, क्योंकि करना तो हमको यही काम है, केवल फिगर बदलना होगा, बाकी कुछ नहीं करना होगा। तो आपने कहा कि सर अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो हमने कहा बिल्कुल यही होगा, और यही वैल्यू भी निकलेगी, तो हमको आराम हो गया।
बस डायग्राम से समझा दें आपको। आपने कहा कि सर ये हमारे पास एक स्क्वायर लेमिना है। हमने कहा बिल्कुल ठीक, अच्छा लग रहा है, स्क्वायर है, ये इसकी एल है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब आपको क्या करना है, इस एक्सिस के क्रॉस निकालना, इस एक्सिस के, ठीक है, अबाउट दिस एक्सिस। ये भी देखिए इस लेमिना का एक अंत ही है, इसी एक्सिस के आप निकाल लें, जिसको आपने कह दिया कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी अबाउट वन एंड होगी। जब बेटा ये घूमेगा तो कौन सा मास का पोर्शन घूमेगा, जाहिर सी बात यही वाला मास का पोर्शन घूमता रहेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा। तो आपने कहा कि ठीक है सर, हमको कुछ करना थोड़ी ना है, एक मास का टुकड़ा लेना है, इसको चाहे 2 कर लीजिए, बल्कि इसको आप कर लीजिए, पिछले वाले को आप कर लीजिए, 3 हो गए थे, तो एक x एक y एक ये 3 हो गए थे, ये 4 हो गए थे, तो ये वाला जो है केस 5 हो जाएगा। पिछला वाला जो केस था वो 4 हो जाए, क्योंकि आपने ये निकाला था, ये निकाला था, और सेंटर से पास हो रही थी, परपेंडिकुलर निकाला था, 3 केस वो हो गए। चौथा अभी सुबह सुबह ये वाला पढ़ा, और ये 5वां पढ़ रहा है, अबाउट वन एंड है और इन प्लेन ही है। तो आपने कहा कुछ नहीं करना सर, काम वही करना है। अब हम सीख गए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जिसको अगर किसी भी कंपनी को ज़रूरत हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की तो आपको नौकरी पे रख सकता है, ठीक है। अभी थोड़ा और ज़रूरत है आपको सीखने की। तो ये क्या है, तो आपने कहा एक साहब हमने x दूरी पे dx ले लिया है, एम आई राइट, ये ले लिया। तो अगर इस स्टेप का निकाल लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि x आपको मालूम ही है। तो इसका एरिया निकालना बहुत है अच्छा है। आपको मालूम है कि मास ऑफ स्क्वायर कितना माना है आपने, m माना है, मास ऑफ द स्क्वायर m है। एरिया किस मास किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, मास पर यूनिट एरिया। आपको क्या निकालना है बेटा, इसका मास निकालना है, तो इसका एरिया। तो देखिए इसकी लंबाई कितनी है बेटा, l है, और इस एलिमेंट की चौड़ाई कितनी है, dx है। एरिया का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई हो गई x और चौड़ाई हो गई dx। एल कैंसिल हो गया, तो m/l इंटू dx हो गया, यानी पिछला वाला काम हमारे काम आ गया। अब क्या करना है भाई साहब, इस एलिमेंट का हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने कहा भैया तुम्हारा मास पता हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपकी दूरी पता हो, काम बन जाएगा। तो आपने कहा हमें मास मालूम है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपकी x दूरी मालूम है, तो कहें सर हमारा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा निकल आएगा। सोते सर कहते हैं ज़्यादा निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से करेंगे, जाहिर सी बात है, कहाँ से आप चालू हुई एक्सिस, यहाँ से कहाँ खत्म हुई, यहाँ तक, यानी कि लिमिट ही मेन होती। तो ये आपकी 0 हो गई और ये आपकी l हो गई। यही तो लेंथ पे निकाल रहे हो, x आपका किस पे वेरी कर रहा है, लेंथ पे कर रहा है, तो लिमिट कहाँ से जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ। तो वही आपने ज़्यादा के लिए इंटीग्रेट किया और 0 से लेके इतना है। dm आपने उठा के रख दिया और उसको इंटीग्रेट कर लिया, यू नो बेटर देन मैथमेटिक्स मी। और आप देखेंगे कि वही चीज़ निकली, इसीलिए हमको मिटाना भी नहीं पड़ा कि जब आपने इससे रोटेट कराया था, इस एक्सिस के अबाउट वन एंड पे जब रोटेट कराया था, वही चीज़ इस पे निकली। तो दोस्तों आपने देखा कितना आसान है कि अगर हमारी बॉडी स्क्वायर शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है या रॉड में है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। 2 थ्योरम भी आपने देख लिए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, एक थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और एक थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो बहुत आसान है, 3 एक्सिस होती हैं x y z, किसी भी एक्सिस के क्रॉस निकालना हो, बकिया जो 2 परपेंडिकुलर है उनको निकाल के जोड़ लो, तीसरी बराबर हो जाएगा। पैरेलल एक्सिस में भी देखिए कि आपको क्या चाहिए कि भैया एक ऐसी एक्सिस चाहिए जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो, क्योंकि जब आप किसी एक्सिस निकाल रहे हैं और आपको एक पैरेलल एक्सिस चाहिए, वो ऐसी चाहिए कि जिस एक्सिस के क्रॉस निकाल रहे हैं उसके वो पैरेलल हो, लेकिन सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो। बस उठाइए, क्यों, सारी एक्सिस जो हैं जो पास हो रही होंगी वो कहाँ पे कंसंट्रेट करी होंगी, सेंटर ऑफ
मास पे। जैसे पूरी बॉडी का जो मास कहाँ पे कंसंट्रेट होता है, सेंटर ऑफ मास। और जो आपको दिख नहीं रहा था, क्या नहीं दिख रहा था, सेंटर ऑफ मास नहीं दिख रहा था, वो सेंटर ऑफ मास पकड़िए और जिस एक्सिस के क्रॉस निकाल रहे हैं उससे जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ दीजिए, निकल आएगा। दोस्तों चलते हैं अब आगे और 5 मिनट का समय लेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि आगे आप क्या सीखने वाले हैं और फिर उनको एक एक स्टेप करके लेंगे। दोस्तों तो स्क्वायर शेप का काम बन गया आपका, सीधी लाइन वालों का काम बन गया। कहने लगे जिंदगी तो गोल है कि नहीं जिंदगी? और वैसे भी आप जानते हैं कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, यानी जिंदगी गोल है। घूम के जो है आप स्कूल, घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से घूमते हुए घर आ जाते, यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने हैं वो आपके पास 6 ऐसी बॉडी हैं जो कि गोलिये हैं, यानी कि आपकी सर्कुलर फॉर्म में। कौन कौन सी? एक आपका रिंग हो गया, ठीक, रिंग समझते हैं? देखिए हमारे पास है छोटा सा, ये ले लेते हैं, इतना ही। देखिए मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी सरकमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूट है, मैं राइट, इसकी सरकमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये रिंग हो गई, बीच में क्या है, होलो है, ये इसका सेंटर है। तो एक तो आपकी रिंग हो गई। दूसरा बेटा आपका गोलीय शेप में, सर्कुलर शेप में डिस्क हो गई, यानी कि सिक्का आपने देखा है, am I right? कोई सिक्का पड़ा है? यस पड़ा है। ये देखिए, ये है तो सर्कुलर शेप का, लेकिन इस पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, खाली नहीं है। ये रिंग है क्योंकि मास बीच में खाली है, और इसमें देखिए मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि ये डिस्क है और ये रिंग है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा आपके पास अगर खूब सारी रिंगें मिल जाए आपस में, सबको आप जोड़ दें, इन रिंगों को जोड़ दें, इन रिंगों को जोड़ दें, थोड़ा सा दूर दूर दिख रही हैं लेकिन इनको जोड़ दें, इनको आपस में जोड़ दें, तो ये बनता है हॉलो सिलेंडर। ये बनता है हॉलो सिलेंडर, यानी खाली वाला। घरों में गैस का सिलेंडर होता है, उसको दोनों तरफ से काट दीजिए बराबर से, और देखिए अंदर तो खोखला होता है, तो क्या बन गया, हॉलो सिलेंडर। मास तो हो ही गया क्योंकि सरफेस पे है, ठीक। अब अगर आप ऐसा बनाइए कि डिस्कों को जोड़ दीजिए, खूब सारी डिस्क हैं, इनको आप जोड़ दीजिए आपस में, इनको आप जोड़ दीजिए, जोड़ के एक लंबा सा एक रेलगाड़ी बना दीजिए, ये सब जुड़ गई आपकी। तो ये कौन सा बन गया बेटा? ये शेप बन गई, कहलाती है सॉलिड सिलेंडर। दिस इज कॉल्ड सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। ये क्या कहलाती है आपकी? डिस्क, ठीक, ये आपकी डिस्क कहलाती है, ये आपका सॉलिड सिलेंडर हो गया। अब आपके पास 2 शेप और है, कौन सी? 3D में। आपने ग्लोब देखा है या गुब्बारा देखा है? नहीं तो गुब्बारा फुला लीजिएगा, जब आप गुब्बारा फुला लीजिएगा उसको गोल गोल कर दीजिएगा, तो वो क्या बन जाएगा? वो आपकी स्फेरिकल सेल बन जाएगी, क्योंकि 3 डायमेंशन में हो जाएगा, यानी जो उसकी सरफेस है वो एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में भी है। तो जो 3D बन जाता है, यानी कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है अंदर से खोखला है। ये जो रिंग है वो एक प्रकार का 2D रिप्रेजेंटेशन है, और जो स्फेरिकल सेल है जिसको आप ग्लोब कहते हैं, आपने अपने प्रिंसिपल रूम में भी देखा होगा, जो लखनऊ वाले, वहाँ तो एक ग्लोब पार्क भी है, जाइएगा नहीं, वहाँ ग्लोब से ज़्यादा कुछ और देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है ये जो स्फेरिकल सेल है वो रिंग का 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि आप जो है तीनों जगह से रिंग बन रही है राइट? ऐसा कुछ हम आपको दिखाएं साइंटिफिक रूप से कि ये बन रहा है, सब खोखला है। अब इसको अंदर डाल दें तो चारों तरफ से बना, ये इस तरीके से, समझ गए आप? तो इनका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। अगर यही चीज़ सॉलिड हो, शॉर्टपुट देखते ना, जो दरोगा का इम्तिहान देने जाते हो, जो काला वाला फेंकते हो गोला, वो आपका काला वाला गोला जो है वो सब जगह से जो है वजन होता है उसके अंदर।
इसका दूसरा भी नाम है, इसको कहते हैं आप हॉलो स्फीयर, खोखला वाला स्फीयर या स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल जो है सेकेंड ईयर में बहुत यूज होगी कि साहब एक स्फेरिकल सेल है उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एक इसकी विशेष प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे चार्ज दोगे तो यूनिफॉर्मली उनके एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये जो शॉर्टपुट होते हैं, गोला होता है, कोई है गोला हमारे पास, अभी हमारी टेबल पे कोई गोला दिख नहीं रहा है, तो जो गोला है मान लीजिए ये गोला है, तो इसमें जो है पूरा जो है मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो हर जगह एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे पूरा अंदर तक भरा हुआ है, मास पूरे वॉल्यूम में है। यहाँ मास सरफेस एरिया पे, ध्यान रखिएगा आप साइंटिस्ट हैं, कोई गोला देखने वाले नहीं है या गोला फेंकने वाले नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना कि जो सॉलिड स्फीयर है या जिसको हम स्फीयर कह रहे हैं, ठीक, ये एक 3D फिगर है और आप सॉलिड स्फीयर कह रहे हैं। उसका मतलब क्या हुआ 3D का? इसका मतलब है कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पे है? वॉल्यूम पे है। तो दोस्तों ये 6 सर्कुलर बॉडी हैं, रिंग, डिस्क, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। अब आगे के लेक्चर्स में इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एक्सिस पे निकालना सीखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना पर्याप्त, इजाजत दीजिए अपने दोस्त आलोक सोती को और देखते रहिए फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती।